प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त विद मुरली। इवनिंग माय फ्रेंड। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो है, जो एग्रीकल्चर से जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जल्दी से रुके रहिए हमारी क्लास के पास। हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, कृषि से संबंधित क्रांतियां। ये वो क्रांतियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्रांतियां हैं। आप देख रख रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है एग्री दोस्त विद मुरली यूट्यूब चैनल, जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है लिंक। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देर न लगाते हुए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कृषि से संबंधित क्रांतियां। कुल मिला के 14 क्रांतियां हैं जिनके बारे में बहुत अच्छी तरह डिटेल से कम समय में जानेंगे। तो चलिए समय न लगाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला है क्रम। इसमें पहले जो क्रांति है जिसमें हम देख रहे हैं, इसमें पहले हम समझ लेते हैं बोर्ड पर किस तरह से लिखा हुआ है। तो जिस तरह दिख रहा है ये क्रांति है। इसमें क्रांति का नाम है कि किस तरह कौन सी क्रांति है, उसका समय है, किस समय से क्रांति आई हुई थी। दूसरी बात है संबंधित किससे है, और तीसरी उसका जनक क्या है और मुख्य बिंदु क्या है। इस तरह से हम जानेंगे। कुछ जो लाइन के नीचे तरफ दी हुई है वो ऐसी क्रांतियां हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानने की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए पहली क्रांति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपकी हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। यह वो क्रांति है जिसके कारण आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, और आज भारत आत्मनिर्भर है। किसी के पास दूसरे देश से खाद्यान्न लाने की आवश्यकता नहीं होती। और यह क्रांति जो आई थी वह 1966 और 67 के दशक में आई थी। और जो इसका संबंध था अनाज उत्पादन पे था, क्योंकि उस समय हमारे देश में भुखमरी की समस्या थी। खाद्यान्न की पूर्ति, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही थी, तो खाद्यान्न की पूर्ति कैसे की जाए, इस समस्या के निजाम के लिए हमारे देश के जो वैज्ञानिक लोग थे वो अमेरिका से एक नॉरेंटेन नामक जीन्स था, उससे जो वैरायटी पोनी प्रजातियां विकसित की गई थी उनको लेके आए थे। तो देखिए इनके जनक कौन है, एनी वॉयलॉन्ग। एनी वॉयलॉन्ग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है अमेरिका में हरित क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं अमेरिका के। और बाद में से विश्व का जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाने लगा। एनी वॉरेलॉन्ग अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने नॉरेन टेन नामक जीन्स की आविष्कार किया, और यह जो है गेहूं के जीन्स के अंतर्गत इसे इंक्लूड किया, और उसके बाद जो है उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई इसमें। और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो एम एस स्वामीनाथन जी हैं, जो कि उस समय हमारे सबसे ज्यादा जानकार थे, कृषि के बारे में जानकार थे। इन्होंने कई जगह से MSc PhD की पढ़ाई की, विदेशों से भी पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत कहे गए या फिर जनक कहे गए। देखिए तो जो हरित क्रांति थी उसका मुख्य बिंदु क्या था। मुख्य बिंदु था इसमें जो है फसल थी वो गेहूं और धान की। गेहूं और धान में एकदम दुगने से तिगुने वृद्धि हुई, इसलिए इस क्रांति की इसे क्रांति की संज्ञा दे दी गई। उत्पादन में एकदम दुगना और तिगुना उत्पादन होने लगा। जो पहले उत्पादन मान लीजिए 50 कुंटल था, वो अगली बार 100 कुंटल होने लगा। और जो देश का उत्पादन मान लीजिए 25 मिलियन टन था, वो 200 मिलियन टन हो गया। इस तरह से दोगुना उत्पादन होने लगा। तो उसे उस समय के वैज्ञानिकों ने, विलियम गॉड थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने इससे भारत को किसकी संज्ञा दी, इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी। इसके क्षेत्र कहाँ थे, यह क्रांति जो थी वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में थी, जो कि दिल्ली NCR से लगे हुए थे। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब राजस्थान में कहाँ थी, तो राजस्थान में 2 जिले थे, एक हनुमानगढ़ जिला था और एक दूसरा जिला था गंगानगर। वहां पर क्या था, जो हमारी स्वेज नहर है, वो स्वेज नहर की तरफ बनाई गई जो है इंदिरा गांधी नहर है, उसी नहर के किनारे ये बसे हुए दोनों जिले हैं, जिसके कारण वहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, और वहां पर ये क्रांति लाई गई थी। आज भी बहुत ही विकसित देश है। तो नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं, तो सफेद क्रांति। सफेद क्रांति जो है वो जो है 1970 से लेकर 1966 के दशक में ऑपरेशन फ्लड के रूप में कामयाब अस्तित्व में आई हुई थी। ऑपरेशन फ्लड जो है 3 चरणों में प्रारंभ हुआ था। पहला फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और 3 चरण। ठीक है, तो पहला, दूसरा और 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड चला था, जिसमें दुग्ध उत्पादन और पशुपालन यानी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारा गया, और साथ ही साथ जो है सुधार के बाद जो
और उसमें उत्पादन इसमें किस तरह से क्वालिटी में इंक्रीज की जाए, उसकी क्वालिटी में वृद्धि की जाए, और कौन कौन से जो पशुओं की जो जैसे पशुओं में बीमारियां होती हैं उससे क्या पशु मर जाता है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में इस क्रांति में, सफेद क्रांति में इसके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चलिए आगे देखेंगे मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो जनक जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जो कि उस समय आनंद डेयरी के संस्थापक थे, जो आनंद गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो आगे जो है इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसमें उद्देश्य क्या थे, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, पशुओं की नस्ल सुधार में वृद्धि करना, सहकारी समितियां, इसमें क्या किया गया था, जो है ये ऑफिसर फ्लड चले थे उसमें सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। इससे क्या है कि आज भी आप देखते होंगे अमूल, जिसे कहते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो अमूल आज के जो दूध देखते हैं आप, वो कहाँ से आया था, वो इसी से आया था, सफेद क्रांति का वो अग्रदूत था डॉक्टर विलियम गॉड। नेक्स्ट बात करते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, यानी नीली क्रांति, जैसे कि आप देखते होंगे पानी का कलर जो है समुद्र में देखा जाए, जो बड़े पैमाने पर पानी हो उसका कलर कैसा दिखता है, नीला दिखता है, चाहे वो उसको प्रकीर्णन के कारण, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण जो है नीला कलर दिखता है, उसी के कारण से ब्लू क्रांति कहा गया। पानी के लिए जो जल में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो जलीय जीव हैं और मत्स्य उत्पादन, यानी जलीय जीवों का उत्पादन करना, जलीय जीव में चाहे कोई भी जलीय जीव हो मुख्य, लेकिन जो आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक तरीके से जो महत्वपूर्ण है, वो कौन सा था, तो मत्स्य उत्पादन था, कि मछली जिसे मनुष्य जो है भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और जो हमारे समुद्र के तटवर्ती जो इलाके हैं, राज्य हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा भोजन जो सब्जी के रूप में या बोले तो भोजन के रूप में सबसे ज्यादा मछलियों का ही भोजन किया जाता है, इसलिए ये मत्स्य उत्पादन इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में कहीं आए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, अगर जलीय जीव उत्पादन है तो उसे ही सही करेंगे, अगर जलीय जीव, अगर उससे पहले अगर मत्स्य उत्पादन है तो मत्स्य उत्पादन को प्राथमिकता देंगे। इसके जो अक्सर पूछा जाता है, इसके जो जनक कौन थे, तो ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति के जनक जो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे, जिन्होंने इस पर काफी वर्क किया था, बहुत ही काम किया था। इसका उत्पादन क्या था, मछली के उत्पादन में वृद्धि करना, जो अन्य जलीय जीव हैं उनके उत्पादन में जो है वृद्धि करना या उनका संरक्षण करना, इसके अंतर्गत आता है। और कोई पूछे कि हमारी जो डॉल्फिन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो डॉल्फिन जो हमारा जलीय जीव है डॉल्फिन, जो तो वो किसके अंतर्गत आता है उसका संरक्षण, तो वो ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति के संरक्षण के अंतर्गत आता है। स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं। स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन, जैसे कि नाम से सुनाया, स्वर्ण यानी गोल्डन, सुनहरा। तो अक्सर देखा होगा आपने पेड़ पौधों पर जो है कई रंग बिरंगे सुनहरे कलर के फूल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इसको आप रिलेटिव कर सकते हैं याद रखने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन या स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। आपने अक्सर देखा होगा जो शहद होता है, मधुमक्खी पालन होता है, उसका जो शहद निकलता है, शहद जो है उसका कलर कैसा होता है, एक सोने जैसा होता है, इसलिए शहद को भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। अक्सर अब ये क्वेश्चन फिटअप होने लगे हैं, पूछे जाने लगे। अगर कोई जो एग्जाम में अच्छा पेपर डेवलप करता है तो उसमें इसके बागवानी के जो जनक हैं वो डॉक्टर के.एल. चड्ढा हैं। डॉक्टर के.एल. चड्ढा ने कई बुकें लिखी हैं जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पहुंचे हुए वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसके अंदर जैसे फलों के, सब्जियों के और फूलों के उत्पादन में वृद्धि की जाए, और जो अक्सर अब जी स्कूल में इसी के अंतर्गत यानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन को भी रखा गया है, तो वो भी जो है बागवानी यानी बागवानी के अंतर्गत आते हैं और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे भी स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है। एक और स्वर्ण क्रांति होती है, जिसे स्वर्ण क्रांति अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता, फल उत्पादन या शहद उत्पादन या ये कुछ नहीं मिलते, तो आपको देखा जाएगा अक्सर जो है उसमें जूट उत्पादन मिलेगा। जूट यानी पटसन, जिसे जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो उसका कलर भी सोने जैसा होता है, इसलिए उसे भी क्या कहते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन के साथ साथ उसमें फाइबर भी जुड़ा रहता है, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि वह रेशा होता है। ठीक है, बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, अब हम इसमें अब ये जो इम्पोर्टेंट थी उसके बारे में हमने जाना डिटेल से, लेकिन अब जो कुछ क्रांतियां हैं उनके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे। अगर कोई इंपोर्टेंट बात होगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसे नोट करते जाना। ठीक है, दूसरी क्रांति यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन आप जैसे कि आपके फर्टिलाइजर जो आते हैं, आप अक्सर उनका कलर देखेंगे
तो यूरिया को छोड़कर जो है ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर हैं वो धूसर कलर के होते हैं, यानी मिट्टी की आकृति, मिट्टी के कलर के होते हैं, इसलिए इसे धूसर क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका था उत्पादन में वृद्धि करना, किसके? उर्वरक के, यानी जो फर्टिलाइजर है उनके उत्पादन में वृद्धि करना, उनकी जो प्राप्त अवेलेबिलिटी है उसके बारे में वृद्धि करना, ठीक है, और उसे जो उपयोग में जो विधियां हैं उनकी तकनीकी को विकसित करना, ये इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, बात नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो इसमें है भूरी क्रांति। यह भूरी क्रांति, अगर आपको जो धूसर क्रांति और भूरी क्रांति में अगर कोई एक चीज आती है तो आप सबसे पहले प्राथमिकता, अगर भूरी क्रांति धूसर क्रांति क्या है तो उसमें आप देंगे उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लेकिन अगर भूरी क्रांति में ये उर्वरक उत्पादन नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? आप चमड़ा उत्पादन या कोको उत्पादन। कोको उत्पादन जो है वो नारियल के जो कोको होते हैं, यानी जो नारियल होता है उसे पीसकर जो है उसमें खली अलग करके उसमें तेल निकाला जाता है, उसे कोको उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है 7 नंबर पर रजत क्रांति, यानी जिसे कि सिल्वर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसे अंडा उत्पादन, इसमें अंडे का जो है अंडा जो है और कुक्कुट उत्पादन, यानी रजत क्रांति किसको कहेंगे? यह संबंधित है अंडा उत्पादन से, कुक्कुट उत्पादन से। कुक्कुट का मतलब है मुर्गी पालन, जो मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी से अंडा निकलता है, चूजे निकलते हैं, ठीक है, और इस तरह से उनका उत्पादन करते हैं, वो रजत क्रांति के अंतर्गत रखा गया जाता है। इंग्लिश में इसे सिल्वर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, रजत क्रांति रजत रेशा क्रांति, इसमें जो है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, इसमें जो है आपको कपास उत्पादन से संबंधित होता है। कपास का कलर आप देखेंगे तो वह रजत यानी सिल्वर, यानी आपसे चांदी जैसे आकृति वो कलर का होता है, इसलिए उसे देखा जाता है। बात करते हैं सुनहरी रेशा क्रांति, जैसे कि मैंने आपको ऊपर से बताया ही था। सुनहरी यानी एक तो गोल्डन रिवॉल्यूशन आपकी बागवानी से संबंधित है, दूसरी गोल्डन रिवॉल्यूशन फाइबर रेशा जो है वो जूट से उत्पादन से संबंध होता है। जूट के आपने जो रस्सियां आती हुई हैं ज़्यादातर जो बनने के लिए टेंट वगैरह लगता है, वहाँ पर जो जूट की रस्सी होती है देखा होगा, उसका कलर सोने जैसा होता है, इसलिए इसे भी सोने वाली कैटेगरी में यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं पीली क्रांति, जैसे कि आप जानते होंगे खेतों पर देखा होगा पीले कलर के फूल आते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए कि यह कलर जो है सिर्फ और सिर्फ सरसों में आता है, तो अक्सर हम समझ जाएंगे जिन फसलों से हमें तेल की उत्पादन होता है उन फसलों को हम किस में रखेंगे? सरसों में रखेंगे, चाहे वो आपकी सनफ्लावर हो यानी सूरजमुखी हो, सरसों हो, या फिर आपकी जो है वो बोलते हैं क्या मूंगफली हो, या फिर पाम ऑयल। पाम ऑयल अक्सर जो है साउथ में उत्पादन किया जाता है, इसको भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पाम ऑयल किस क्रांति से संबंधित है? तो पीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है कृषि के समग्र विकास, यानी कृषि में कोई भी, चाहे वो फल उत्पादन हो या हरित क्रांति हो, यानी खाद्यान्न उत्पादन हो या तिलहन उत्पादन हो या दलहन उत्पादन हो, सभी को किसमें रखा गया है? सदाबहार क्रांति में सभी का विकास किया जाता है और भूमि विकास भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का उपयोग जो है इसका विकास इसलिए किया गया था कि जब ये जितनी भी क्रांतियां, इनकी जो है स्थिति धीमे धीमे मंद होती जा रही थी, तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए और इन पर निगरानी रखने के लिए किस क्रांति में कितना काम हुआ और क्रांति अभी चल रही है या नहीं या धीमी पड़ गई है, तो उसके दोबारा से उठाने के लिए जो है इसमें क्या करते हैं, सरकार ने इंद्रधनुष क्रांति की स्थापना की, और यह जो है किस सभी क्रांतियों पर निगरानी रखती है कि किस क्रांति में कितना अच्छा काम हो रहा है। नेक्स्ट जो है 14 नंबर पर जो है काली क्रांति है। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, इसका कृषि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है काली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप जो है किसी बीज की कलर को देखकर आप इसे उसको नहीं टिक ना करें। एक और आती है 15 नंबर पर जाकर लिखा हो, तो 15 नंबर पर एक होती है गोल्ड रिवॉल्यूशन। गोल्ड क्रांति, यह आलू से संबंधित है। और 16 नंबर पर आती है लाल क्रांति, टमाटर तथा मांस। इस तरह से हमारी जो कुल मिला के 16 क्रांतियां हैं, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और बताएं कि इसमें क्या क्या और संभावनाएं हो सकती हैं, तो हम और अच्छी तरह से बनाएंगे। ठीक है। और इन क्रांतियों के अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन में कोई क्रांति नहीं पूछी जाती। अगर आप थ्योरी एग्जाम देते हैं किसी किसी बीएससी के या एमएससी के, तो अगर क्रांतियों के बारे में पूछा जाता है तो आप इस तरह से एक डायग्राम करके पूरा लिख सकते हैं और याद कर रख सकते हैं। अगर कोई कृषि का छात्र है तो उसे तो याद ही रखना है। अन्य जो छात्र हैं जैसे आपके यूपीपीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, तो उसमें भी क्रांतियों के बारे में मोटा मोटा पूछ लिया जाता है और आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो जय हिंद। Please subscribe my YouTube channel Agri Dost with Murli.